वैज्ञानिक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं पहले, फिर इसके बाद नियम पे चलते हैं। हम लोगों ने बेकुरल के बारे में सीखा। बेकुरल से ज़्यादा अधिक तपस्या करने वाले एक दंपत्ति थे जिनका नाम था मैडम क्यूरी और पियरे, जिन्होंने पिच ब्लेंड अर्थात कोल तार के 30 टन कचरे में से 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला था। और वो रेडियम जो है यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 10 लाख गुना अधिक क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये प्रॉपर्टी उसकी और हाई होती है। फिर इसके बाद हमने सीखा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोप्रोटॉन्स पढ़ लिए। उसमें से आपको कुछ समझ में आया होगा कि परमाणुओं के नाभिक कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। जो परमाणु नाभिक अस्थायी होता है उसमें से अल्फा, बीटा अथवा गामा नामक कोई कण का उत्सर्जन नहीं होता, वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। जबकि जो अस्थायी नाभिक होते हैं उन्हीं में से इन रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन होता है, चाहे वो अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा। इसमें भी आपको एक शर्त मैंने बताया था कि किसी एक परमाणु के नाभिक में से केवल एक ही कण उत्सर्जित होगा, चाहे वो अल्फा कण उत्सर्जित हो, चाहे वो बीटा कण उत्सर्जित हो। परंतु गामा जो फोटॉन्स है वो सभी के साथ उत्सर्जित होता है, यानी अल्फ़ा गामा एक साथ उत्सर्जित हो सकते हैं, बीटा या गामा एक साथ उत्सर्जित हो सकते हैं एक ही नाभिक में से। परंतु एक ही नाभिक से अल्फ़ा और बीटा दोनों उत्सर्जित नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी इन अल्फ़ा और बीटा का उत्सर्जन स्वतंत्र होता है, ये अलग अलग परमाणुओं के नाभिक में से उत्सर्जित होते हैं, कभी एक साथ एक ही परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित नहीं होते। हाँ, इनके साथ फोटॉन जो है अर्थात गामा किरण वो उत्सर्जित हो सकती है दोनों के साथ, लेकिन अल्फ़ा बीटा एक साथ कभी एक ही परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित नहीं होते। फिर इसके बाद कैलकुलेशन की बात है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित हो रही नाभिक में से, तो एक दिन ऐसा आएगा जब नाभिक के अंदर का वो एक्स्ट्रा द्रव्यमान जो बार बार ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थियरी E = डेल्टा m × c², वो एक दिन समाप्त हो जाएगा और परमाणु अस्थायी अवस्था में आ जाएगा। ऐसा होने में कितना समय लगेगा, और ये जो विघटन की दर है जिसमें से अल्फ़ा किरणें या बीटा किरणें या गामा किरणें जो निकल रही है, इनके विघटन की कोई रेट भी तो होगी ना कि पर सेकंड कितनी एनर्जी बाहर आ रही है। तो वो जो पर सेकंड रेडिएशन बाहर आ रही है, उस रेडिएशन के लिए रदरफोर्ड और सोडी ने कुछ रूल से दिए थे, वही आज आपको पढ़ना है। इसका नाम है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, ये नियम क्या कहता है, इसे अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई नाभिक है या पदार्थ है, ये पदार्थ है और पदार्थ में नाभिक कितने हैं, n0 है, लेकिन n0 तब है जब टाइम t बराबर क्या है 0, अर्थात इस पदार्थ में से उत्सर्जन शुरू नहीं हुआ है, तब उसमें नाभिकों की संख्या कितनी है n0, या पदार्थ की मात्रा कितनी है n0। इसको ऐसे भी कहते हैं पदार्थ की मात्रा। तो जब उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो पदार्थ की मात्रा कितनी है भाई n0, और उसके बाद उत्सर्जन शुरू होगा, अल्फ़ा बीटा गामा किरणें इसमें से रेडिएट होके बाहर जाएंगी ना। जब ये किरणें बाहर जाएंगी तो ये पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ टाइम t + डेल्टा t तक चला, तब पदार्थ की मात्रा जो n0 है अब वो कितनी बच रही है, n बच रही है, ये शेष मात्रा है, ठीक है। रदरफोर्ड क्या कहते थे और सोडी, उनका कहना था कि जो ये उत्सर्जन की दर है, किसकी दर, उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर अनुक्रमानुपाती होती है शेष बची हुई मात्रा की। उत्सर्जन की दर किसके अनुक्रमानुपाती हो रही है भाई, शेष बची हुई मात्रा। जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतने ज़्यादा उत्सर्जन होगा, धीरे धीरे मात्रा कम होती जाएगी, उत्सर्जन की दर भी कम होती जाएगी। उत्सर्जन की दर को हम मैथमेटिकली लिखेंगे dN dt, और चूंकि उत्सर्जन में ऊर्जा हानि होती है, द्रव्यमान नष्ट होता है, इसीलिए इसके आगे क्या लगाना है, ऋण लगाना है, और यह अनुक्रमानुपाती होगा शेष बची हुई मात्रा n के। That is dN by dt is proportional to the value of n, that is remaining
और ये प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना होगा। उस कांस्टेंट को मान लेते हैं क्या है, लैम्डा। लैम्डा एक नियतांक है, इसे कहा जाएगा क्षय नियतांक। कौन सा नियतांक, क्षय नियतांक। छतरी वाला छा नहीं, छतरी वाला छा रहेगा, क्षय नियतांक। ठीक है, डीके कांस्टेंट इसको कहते हैं, इसे लैम्डा से लिखेंगे। तब हमको ये dn की वैल्यू क्या मिलने वाली है भाई, इस dt का लैम्डा n में होगा गुणा, तो लिखेंगे लैम्डा इंटू n इंटू dt। अब ये सेपरेट करने के लिए वेरिएबल dn के साथ n को रखना चाहिए, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेगेटिव 1/n dn बराबर लैम्डा इंटू dt। यह एक समीकरण है, अवकल समीकरण, और इसे हल करने के लिए करना चाहिए समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल होगा 1/n dn इज इक्वल टू लैम्डा इज अ कांस्टेंट, सो वी हैव ओनली 1 dt। और हर कांस्टेंट के बाद, इंटीग्रल के बाद एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, एक नियतांक हमेशा जोड़ते हैं, दैट्स रूल ऑफ इंटीग्रेशन। 1/n का समाकलन होता है log, ये बन जाएगा log n बराबर लैम्डा। और एक का समाकलन वही राशि होती है जिसके सापेक्ष करते हैं, तो t के सापेक्ष का t हो जाएगा प्लस c, ये समीकरण बन जाएगा। अब ये जो अचर राशि c है, इसका मान हमें निकालना होगा। इसके लिए हम जानते हैं कि जब टाइम t बराबर 0 है, टाइम t बराबर क्या है 0, तो पदार्थ की मात्रा क्या थी, n0 थी, यानी n इज इक्वल टू n। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव log n बराबर यहाँ हो जाएगा n0, जहाँ n लिखा है वहाँ क्या लिखना, n0 बराबर लैम्डा इंटू टी, एंड टी की जगह लिखने वालों में 0 प्लस c। सो वी हैव अ log n0 इज इक्वल टू ओनली c। और c का मान रखेंगे फर्स्ट में, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा जाएगा तो log n बराबर लैम्डा इंटू टी एंड प्लस c की जगह लिखेंगे नेगेटिव log n0। अब ये n और n0 दोनों एक साथ कर लिए जाएं, इसके लिए इसे पक्षांतर करेंगे तो नेगेटिव log n, और ये नेगेटिव को पक्षांतर करेंगे तो पॉजिटिव n0 बराबर लैम्डा इंटू टी। अब यहाँ देखो एक log माइनस में और एक log, अर्थात ये log m माइनस log n लिखा हुआ है, और log m माइनस log n की वैल्यू होती है log m/n होती है। तो यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट रिजल्ट, या यहाँ लिखते हैं ये वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log n0 माइनस log n बराबर लैम्डा इंटू टी। तो ये log m माइनस log n अर्थात log m/n, दैट इज n0/n बराबर लैम्डा इंटू। अब ये एट बेस e पर है, अगर हम log हटाना चाहें, log हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं n0/n बराबर e पावर लैम्डा इंटू टी। या इसका उल्टा अगर हम इन्वर्स ले n/n0 लिखें तो ये जो प्लस लैम्डा टी है वो माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, फिर ये बटे में n0 है, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यही रदरफोर्ड और सोडी का नियम है, यही रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। ये इक्वेशन याद रखिएगा। इसी समीकरण की सहायता से अर्धायुकाल और रेडियो सक्रियता सभी तथ्य हम आगे ज्ञात करने वाले हैं, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं।